हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडिया वियतनाम रिलेशंस के बारे में। तो ये हम ये जो मैगजीन है ये विजन आईएस करंट अफेयर्स की मैगजीन है एंड इसमें देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वियतनाम के अंडरटूक अ स्टेट विजिट टू इंडिया में आए एंड इनका एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि 2024 से 28 तक चलेगा। अनाउंस्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया एक्सटेंडेड अ $300 मिलियन क्रेडिट लाइन टू एनहांस वियतनाम्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, कल्चरल कॉपरेशन भी होगा। लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया था कंजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए द माई सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल्स। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, अग्रीमेंट्स हुए हैं ऑन कॉपरेशंस इन रेडियो एंड टेलीविजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल, दैट इज इन गुजरात। कुछ दूसरे अदर अनाउंसमेंट भी हुए हैं। वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का इन वियतनाम ज्वाइन करेगा कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। अब यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं हम। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है एंड यहाँ पे सिचुएटेड है वियतनाम, राइट। ये ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, देन इस तरह भी आ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनकी जो बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंडिया एंड वियतनाम के जो रिलेशंस हैं उनका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडिया ने सपोर्ट किया था वियतनाम के इंडिपेंडेंस को। हम सभी जानते हैं कि जितने भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे फ्रांस एंड इंग्लैंड का जो कॉलोनीज है वो बनी थी। तो इंडिया ने हेल्प की है वियतनाम की को इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए फ्रांस से। ऑब्जेक्टिव टू द यूएस इन्वॉल्वमेंट, यूएस का इन्वॉल्वमेंट था इन वियतनाम इन द 1960 and one of the first countries to recognize a united Vietnam in 1975 after the war with the US। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी रही है, बायलेटरल रिलेशंस रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में। करंट कोऑपरेशन जो है गाइडेड है बाय जॉइंट विजन फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड पीपल 2020। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस भी रहा है, बायलेटरल ट्रेड रहे हैं जो कि $14.82 बिलियन रहा है इस साल में 2023 से 24 के बीच में। वियतनाम क्या है, इंडिया का 23rd लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है एंड 5th लार्जेस्ट है अमंग एशियन कंट्रीज। डिफेंस कोऑपरेशंस की अगर हम बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन मल्टी फैसेटेड है, इंक्लूड्स करता है जैसे डिफेंस डायलॉग, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस, कोलैबोरेशंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेवी एंड कोस्ट गार्ड शिप विजिट्स। 2022 में क्या हुआ था, दोनों कंट्रीज ने साइन किया था एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 and a memorandum of understanding on mutual logistics support. Integration to supply chain partnership with Vietnam can help India participate in building reliable, efficient and resilient regional and global supply chain. Vietnam's free trade agreement with European Union has further enhanced its role in the global trade regime. कल्चरल अगर हम देखें, इंडिया एंड वियतनाम शेयर ओवर 2000 years ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन टाइज विद अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थ्रू देयर शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ओके, अब हम देखते हैं जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वियतनाम पोजीशन इन द इंडो पैसिफिक क्रूशियल है मेंटेन करने के लिए सिक्योर एंड स्टेबल ट्रेड रूट्स को। इंडिया अपोज करता है चाइना का क्लेम लद्दाख में एंड अरुणाचल प्रदेश में, जबकि वियतनाम के डिफरेंसेस हैं चाइनीज क्लेम्स में ओवर द पार्सल एंड स्प्रेटली आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। वियतनाम remains one of the most strident voices in Southeast Asia against China's unilateral actions in the
SCS एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑयल में, गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में जो वियतनामीज वाटर्स में सिचुएटेड है इन द साउथ चाइना सी विच आर एक्सट्रीमली रिच इन हाइड्रोकार्बन रिजर्व। कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम वियतनाम हेल्प कर सकता है हमको इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहेगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका हमने पीछे भी डिस्कशन किया था। वियतनाम को एक कोर पार्टनर है इंडिया का, एशियन एंड क्रिटिकल पार्टनर इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक विजन। सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वियतनाम स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इंडिया क्या की परमानेंट मेंबरशिप किसमें, इन एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया परमानेंट मेंबर यहाँ पे हो गया है। चैलेंजेस भी है कुछ, ऐसा नहीं है भाई कि सब कुछ बढ़िया ही चलेगा, कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि चाइना को बैलेंस करना। वियतनाम दूसरे नेबर्स की तरह इज कोशियस ऑफ प्रोवोकिंग ऑफ चाइना, रीडिंग टू रिलक्टेंस इन डीपनिंग मिलिट्री टाइज विद इंडिया। चाइनीज की जो क्लेम है साउथ चाइना सी में थ्रेटन कर सकता है इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग हाइड्रोकार्बन इन द रीजन। चाइना क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी में अपना, तो उससे क्या होता है, जैसे इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है वहां पे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स इन दैट रीजन, तो ये उसको थ्रेटन कर सकता है। मोडेस्ट ट्रेड की अगर हम बात करें, ग्रोथ भी रही है ट्रेड में इंडिया के साथ, ओवरऑल इट रिमेन्स मोडेस्ट कंपेयर टू वियतनाम्स ट्रेड विद चाइना। तो अगर देखें अराउंड $100 बिलियन एंड $142 बिलियन। ट्रेड रूटिंग फ्रॉम चाइना, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023 से 24 के बीच में, उसने नोट किया था कि जो ट्रेड में जो राइज हो रहा है कंट्रीज के थ्रू, जैसे कि वियतनाम एंड मैक्सिको, ये किसकी वजह से है, चाइनीज फर्म की वजह से। री रूटिंग देयर सप्लाई थ्रू दीज कंट्रीज, क्योंकि ये जो चाइनीज फर्म है री रूटिंग देयर सप्लाई थ्रू दीज कंट्रीज, अब इन कंट्रीज के द्वारा अपनी सप्लाई जो है वो बाकी कंट्रीज में भेजता है। रिलक्टेंस इन मिलिट्री डील्स, डिस्पाइट इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मिलिट्री परचेसेस, वियतनाम हैज बीन हेजिटेंट टू यूज इट फुल्ली and has resisted buying the Akash surface to air missile. कल्चरल गैप भी है, सिग्निफिकेंट कल्चरल कस्टम एंड लैंग्वेज गैप भी है दोनों कंट्रीज के बीच में। इनिशिएटिव लिए गए थे इंडिया ने ताकि हमारा जो रिश्ता है वियतनाम के साथ बहुत मजबूत हो जाए, जैसे कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। 5 एशियन कंट्रीज और भी इसमें है, कैम्बोडिया, लाओपीडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसमें ये कोऑपरेट करेंगे टूरिज्म में, कल्चर एजुकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी है, इट इज बीइंग अंडरटेकन बाय इंडिया। बहुत सारी प्रोविंसेस में वियतनाम की अंडर MGC फ्रेमवर्क इंडिया वहां पे जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग देता है। कुछ एजुकेशनल कोर्सेज भी है इन इंडिया फॉर वियतनामीज नेशनल, जो वियतनामीज रहते हैं यहाँ पे उनके लिए भी कुछ एजुकेशनल कोर्सेज यहाँ पे दिए जाते हैं। इंडिया हैंडेड ओवर एन इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट इन स्किरपन टू वियतनाम इन 2023। ठीक है, ये मिसाइल हमने वियतनाम को दे दी गई थी। अब वे अहेड देख लेते हैं। एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हम ये एनहांस कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट करके एनहांस करके, फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, ई कॉमर्स को एनकरेज करके, रीजनल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को अपग्रेड करके, एंड जो ग्रेटर मार्केट एक्सेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। गैप, ये जो कनेक्टिविटी गैप है उसको ब्रिज कर सकते हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड लाइक द वन लिंकिंग थाईलैंड विद द वियतनामीज पोर्ट ऑफ दा नेंग। डीपनिंग कल्चरल कोऑपरेशंस, देखिए पीपल टू पीपल exchanges need to be further strengthened as there is significant goodwill that the two states can leverage. Realizing convergent interest, इंडिया एंड वियतनाम की अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली
कहाँ पे आते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के सेंटर में लाई करते हैं। दोनों कंट्रीज एक मेजर रोल प्ले करेगी स्ट्रेटेजिक स्पेस में, विच इज बिकमिंग अ कोर थिएटर ऑफ कॉम्पिटिशंस फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस अमंग्स द मेजर पावर। अब बात करते हैं हम इंडिया एंड मलेशिया के रिलेशंस के बारे में। सो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के इंडिया में विजिट करते हैं। इस विजिट के कुछ की आउटकम्स हैं वो देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2015 में एस्टेब्लिश की जाती है, वो एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मलेशिया ज्वाइनिंग IBCA, मलेशिया ने डिसाइड किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। IBCA को 2023 में लॉन्च करते हैं। कि क्यों लॉन्च होता है, क्योंकि 50th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर्स की, टू रीच आउट टू 97 रेंज कंट्रीज, जो 97 कंट्रीज को रीच आउट करेगा, कवर करेगा नेचुरल हैबिटेट्स को। 7 बिग कैट्स जैसे कि टाइगर है, लायन है, लियोपर्ड है, स्नो लियोपार्ड है, चीता, जैगवार एंड उसके बाद है प्यूमा। डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस भी साइन हुआ था। एंडोर्समेंट ऑफ अर्ली कन्वेनिंग ऑफ मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल क्या करेगा, गाइड करेगा इंगेजमेंट को एरियाज में, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल B2B पार्टनरशिप, डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि 5G एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को दोनों नेशंस में। सपोर्ट फॉर रिव्यू ऑफ AITI-GA, दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है सपोर्ट करने के लिए, एक्सपीडिट करने के लिए रिव्यू प्रोसेस किसका, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, टू मेक इट मोर ट्रेड फैसिलिटेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर बिजनेसेस। अब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना मलेशिया हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, अगर हम मलेशिया के जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट देखें, मलेशिया stands against Chinese demands for withdrawal of its plan for oil and exploration in oil-rich maritime areas of Sarawak State on Borneo Island in the South China Sea, demonstrate commitment to maintaining sovereignty. ये जो अलाइन है, इंडियाज विजन फॉर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, उसके साथ ये अलाइन करता है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मलेशिया एक क्रूशियल पोजीशन को होल्ड करता है एक्सपैंड करने के लिए। इंडिया का ट्रेड एशियन के साथ अलाइन कर रहा है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ। एशियंस इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है, एंड जो हमारा इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है उसको भी ये मलेशिया सपोर्ट करता है। सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मलेशिया प्रॉक्सिमिटी टू द क्रूशियल स्टेट ऑफ मलक्का एनहांस करता है इंपोर्टेंस किसमें, सिक्योर करने में, स्ट्रेटेजिक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सिक्योरिंग वाइटल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक रूट्स टू द इंडियन ओशन रीजन। ऑल्सो एज ए स्टेट ऑफ मलक्का क्लोजर है अंडमान सी के, तो वाइटल है बहुत, इंटरनल सिक्योरिटी जो है इंडिया की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंडिया देखता है मलेशिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ पार्टनर की तरह। मलेशिया हैज participated in all 3 editions of the Voice of Global South Summit led by India. Recently इंडिया ने एग्री किया है मलेशिया के साथ वर्क करने के लिए on its request to join BRICS grouping. Now, हम अगर इनके रिलेशंस का बैकग्राउंड देखिए तो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस मलेशिया के साथ with Federation of Malaya, predecessor state of Malaysia in
1957। इतने पुराने हमारे रिश्ते हैं। इकोनॉमिक अगर हम रिलेशंस देखें तो बायलेटरल ट्रेड हमारा $20.01 बिलियन पहुंचा था पिछले इस 2023 से 24। तो मलेशिया हमारा 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। मलेशिया इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया। की इनिशिएटिव्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि जॉइंट कमेटी मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एफर्ट्स टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज एंड सेंट्रल बैंक कोऑपरेशन। ऑयल पाम डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, मलेशिया कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है 3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ पाम ऑयल आउट ऑफ 9.7 मिलियन टन्स इंडिया इंपोर्ट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो इंडिया जो है वहां पे 9.7 मिलियन टन जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। मलेशिया ने एक्सप्रेस किया है इसकी विलिंगनेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीड सप्लाई एंड पार्टनरशिप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस टू इंडियाज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। डिफेंस कोऑपरेशंस की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग बायलेटरल कोऑपरेशंस ऑन इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, procurements, logistic and maintenance support and training. मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशंस कमेटी रेगुलरली मीट करती है रिव्यू करने के लिए प्रोग्रेस क्या रही है डिफेंस कोऑपरेशंस में, और ये मीटिंग होती है साल में एक बार। फर्स्ट रीजन ऑफिस ऑफ HAL was also inaugurated in कुआला लुम्पुर 2023. पीपल टू पीपल कनेक्ट, मलेशिया में लगभग हमारे 2 मिलियन लोग रहते हैं, थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, पहला यूएस है, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, थर्ड इज मलेशिया। चैलेंजेस भी हैं कुछ इंडिया मलेशिया रिलेशंस में, जैसे कि वीक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। इंडिया मलेशिया का जो ट्रेड है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू मलेशिया चाइना ट्रेड। मलेशिया का ट्रेड चाइना के साथ ज्यादा है, सो एक्सीड्स करता है $100 बिलियन। इंडियाज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, इंडियाज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन राइस, शुगर एंड कॉइन्स, इसने अफेक्ट किया है मलेशिया की फूड सिक्योरिटी को। डिफेंस जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इंडिया स्ट्रगल्स टू सिक्योर डिफेंस डील्स विद मलेशिया। 2023 में क्या होता है, मलेशिया ने चूज किया था साउथ कोरिया का FA-50 जेट्स ओवर इंडिया तेजास डिस्पाइट इट बीइंग चीपर एंड अडेप्टेबल इन बोथ रशियन एंड वेस्टर्न वेपन्स। लेकिन फिर भी जो है ये खरीदता है साउथ कोरिया से। पॉलिटिकल टेंशंस की अगर हम देखें, मलेशिया का क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज एक्शंस इन कश्मीर, इंडिया का जो एक्शन था कश्मीर में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया लेके आया था, स्ट्रेन रिलेशंस, उसकी वजह से रिलेशन जो है वो थोड़े से स्ट्रेन हो गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक्सट्रेडिशन इश्यूज, मलेशिया ने रिपीटेडली डिनाई किया है इंडिया की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट ऑफ जाकिर नाइक सिंस 2017 कोजिंग फ्रिक्शन। चाइना रिलेशंस अगर हम देखें, मलेशिया प्रेफर करता है क्वाइट डिप्लोमेसी चाइना के साथ, अवॉइडिंग पब्लिक कन्फ्रंटेशंस एंड फोकसिंग ऑन डिस्क्रीट नेगोशिएशंस पर्टिकुलरली ओवर द साउथ चाइना सी। चाइना इन्वॉल्व है डेवलप करने में मलेशिया का मेल का डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट्स, अंडरमाइन करने के लिए सिंगापुर और कटिंग अ कैनाल थ्रू द इस्थमस ऑफ रा टू बाईपास द मलक्का स्ट्रीट। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर है बहुत सारा हरेसमेंट फेस करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं मलेशियन फार्म्स में, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, मलेशिया के साथ अपना रिश्ता स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि स्पेशल एलोकेशन ऑफ 100 सीट्स अंडर इंडियाज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम्स फॉर मलेशियन नेशनल जॉइंट कमिटी मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, ताकि इकोनॉमिक पार्टनरशिप डीपेन हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर इन कुआला लुम्पुर प्रमोट्स करता है इंडिया की लैंग्वेजेस, इंडिया के डांस को, योगा को। मलेशिया इज वन ऑफ द ओवरसीज मार्केट जो कि UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती है। सो कुछ
वे अहेड फॉर इम्प्रूविंग इंडिया मलेशिया रिलेशंस, कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को डीपन करके इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि डबल टैक्सेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, कस्टम्स कोऑपरेशंस प्रमोट कर सकते हैं, बेटर एयर कनेक्टिविटी ले सकते हैं, एयरलाइन कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड एंड टूरिज्म बूस्ट होगा हमारा मलेशिया के साथ। अर्ली कंक्लूजन्स ऑफ रिव्यू ऑफ AITGA, strong diaspora, younger populations compared to China and rapid digitization, both well for enhancing mutual trade prospects in the future. Asian, one of the major trade partner है इंडिया का, शेयर करेगा 11% in India's global trade, and after that upgradations of AITGA फर्दर बूस्ट करेगा बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशंस, जियोपॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस कॉन्टैक्ट्स में। देयरफॉर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है, आउटरीच है, उसको क्या करना है, डीपन करना चाहिए डिफेंस कोऑपरेशंस इन लाइन विद साउथ कोरियाज न्यू सदर्न पॉलिसी। सो ड्यूरिंग द रीसेंट मीटिंग, जब रिसेंट एक मीटिंग हुई है, दोनों कंट्री एग्री करती है शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशंस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। दूसरी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स है उनको एड्रेस करने के लिए द लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोलैबोरेटिंग ऑन इंडिया लेड इनिशिएटिव्स, मलेशिया कैन बी ब्रोट इनटू इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव्स, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर alliance to strengthen ties, soft power, traditional medicines. They have agreed for establishment of Ayurveda chair by India's Institute Training and Research in Ayurveda, Malaysia में जो कि एस्टेब्लिश होगा, एंड ऑल्सो एग्री हुए हैं कंक्लूड करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन फार्माकोपिए कोऑपरेशंस एट एन अर्ली डेट। कल्चरल डिप्लोमेसी, मलेशिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशंस है, एक रोल प्ले करता है इंडिया के टूरिज्म एफर्ट्स में। लाइक बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव कनेक्ट करेगा हेरिटेज साइट्स को बुद्धिस्ट टूरिस्ट के साथ। डिस्कशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज इन मलेशिया, ये भी शुरू हुई है। इंडिया सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिलेशंस, अब इंडिया के हम देखते हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के साथ रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड को विजिट किया है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शो कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टूवर्ड्स रेजिंग सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इम्पोर्टेंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये हम देख लेते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इंडिया की एंड ईस्टर्न यूरोप रिलेशंस की। स्ट्रैटेजिक अगर लोकेशन देखिए, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप स्टैंड्स एट द क्रॉसरोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड आर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस बिटवीन रशिया एंड द मिडिल ईस्ट। मोरओवर दीज कंट्रीज एक्ट कर सकती है मेन गेटवे की तरह फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। इंडिया का माल अगर यूरोप में जाएगा तो भाई ये कहाँ से होके जाएगा, जिससे कि एशिया है, रशिया है, मिडिल ईस्ट है, ये कंट्री भी वहां पे लोकेटेड है। मैनेज चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए भी यूरोप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विद द यूरोपियन यूनियन, जो परसीव करता है चाइना की आउटरीच एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट डिफरेंसेस विद इन द ब्लॉक। 16+1 क्या है, इनिशिएटिव है चाइना की तरफ से जो कि प्रमोट करेगा बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को 16 कंट्रीज के साथ ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। यूरोपियन यूनियन इंडिया को देखता है एज इकोनॉमिक काउंटरवेट टू चाइना। रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, बहुत सारी वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने अनइक्विवोकल सपोर्ट शो किया है इंडियाज बिड फॉर एज परमानेंट सीट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर इंस्टांस जैसे कि
वाइसग्रेड ग्रुप, V4 countries, Republic, Poland, Hungary, Slovakia has also shown support for India's nuclear supplier group membership. ग्लोबल पावर प्रोजेक्शंस की बात करें तो इंडिया पोजीशन कर रहा है अपने आप को लीडिंग ग्लोबल पावर एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर विद इन्फ्लुएंस well beyond its South Asian neighborhood, Central and Eastern European countries. So there is no clear definition of Central and Eastern European countries. As per Organization of Economic Cooperation and Development, Central and Eastern European countries comprises of these countries. तो देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे कंट्री आ जाती हैं. Albania, Bulgaria, Romania, then Croatia, Slovenia, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Poland. Okay. इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस अगर हम देखें तो पोलैंड क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट, पोलैंड की अगर हम बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पार्टनर है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में. बायलेटरल ट्रेड रहा है $6 बिलियन इन 2023 में. यहाँ पे पोलैंड ये रहा. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द G20 समिट. तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा एशिया को, यूरोप को एंड मिडिल ईस्ट को. ठीक है, एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट. कल्चरल एजुकेशनल रिलेशंस देखिए, इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स कल्चरल हेरिटेज टू स्ट्रेंथन टाइज विद CEE countries, strong tradition of Indology studies in Poland, yoga, good Maharaja connections, Maharaja Jam Sahib, Digvijay Singhji, etc. Strengthening of India-European Union strategic partnership. इंडिया कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स को मजबूत करे विद रीजनल मेंबर स्टेट जैसे कि पोलैंड के साथ, bolstering the Indo-European Union partnership. Strategic autonomy at display. इंडिया के जो PM है विजिट करते हैं यूक्रेन को, शो करता है इंडिया का व्यू ऑफ यूक्रेन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट ऑफ रशिया. कंसर्न भी है इन इंडियाज रीओरिएंटेशन टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप. ये देखते हैं, देखिए इंडिया रशिया रिलेशंस की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल सोवियत रिलेशंस, perspective of India with respect to Eastern Europe undermines current geopolitical opportunities. मतलब इंडिया का रिलेशन जो है रशिया के साथ बहुत अच्छा है, तो ट्रेडिशनल सोवियत रिलेशंस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू ईस्टर्न यूरोप अंडरमाइन करता है करंट जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को. चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द यूरेशियन रीजन, एग्जाम्पल जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स बढ़ रही हैं रीजन में, कुछ इनिशिएटिव्स भी आए हैं जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप इसमें डिले हो गए हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो प्रोजेक्ट्स है हमारी डिले चल रही है, इंश्योरिंग ऑटोनॉमी while managing divergent interest जैसे कि क्वाड, SCO, G7. कंक्लूजन्स देख लेते हैं. सो कंक्लूजन इज दैट इंडिया यूरोपियन यूनियन के जो कोऑपरेशन है डीपन हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोनों साइड्स के लिए कि अपनी टाइज को रिवाइटलाइज करे विद द ब्रॉडर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन रीजन. Geopolitical significance of Eastern Europe has been rightly pointed by Helford Macfinder with his heartland theory. Whoever rules East Europe commands the heartland. Whoever rules the heartlands commands the world island. Whoever rules the world islands commands the world. तो ये बहुत देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें अपने रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ मजबूत हम करें.
अब वही बात आती है पोलैंड के साथ, ठीक है, पोलैंड के साथ तो पीएम विजिट करते हैं पोलैंड को, जो कि 70 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, तो जब 70 साल कंप्लीट हो गए तब ये विजिट करते हैं। इनकी जो विजिट होती है उसके कुछ की हाइलाइट्स है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर्स वर्कर है उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया स्टार्ट करेगा जम साहेब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया पोलैंड के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें 1942 की, तो महाराजा जम साहेब दिग्विजय सिन्हा जी ने एक कैंप एस्टेब्लिश किया था जामनगर में, ताकि जो पोलिश चिल्ड्रन है उनको क्या करे, उनको रिफ्यूजी कैंप जो है उनको शेल्टर देने के लिए, वो हैड बीन डिस्प्लेस फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है, डिस्प्लेस हुए थे यूएसएसआर से। दोनों कंट्रीज एग्री करते हैं एलिवेट करने के लिए बायलेटरल रिलेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एग्रीड टू एग्जीक्यूट 5-year एक्शन प्लान, जो कि 2024 से 28 तक चलेगा, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। अब यहाँ पे मैप है एंड यू कैन सी कि ये लोकेशन है ये रशिया की। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे 1954 में, लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी इन वर्सो 1957 में, ठीक है, 1954 में हमारे इनके साथ रिश्ते एस्टेब्लिश हो गए थे। 5 साल का जो एक्शन प्लान है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए, वो यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन इंश्योर करेगा कि एनुअली पॉलिटिकल डायलॉग्स हो एट द लेवल ऑफ डिप्यूटी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेन रिलेशंस। एनकरेज करेगा रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस को कि रेगुलर कंसल्टेशंस आप होल्ड करो सिक्योरिटी पे, डिफेंस कोऑपरेशंस पे, ताकि जो कॉन्टैक्ट है दोनों डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए और मिलिट्री को हम मॉडर्नाइज कर सके, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, एंड जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जा सके। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, मीटिंग हुई थी जॉइंट कमिश्नर्स की फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, मीटिंग होगी जॉइंट कमिश्नर्स की फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एटलीस्ट ट्वाइस एवरी 5 years, हर 5 साल में 2 बार मीटिंग जो है वो जरूरी है। दोनों साइड जो है इंडिया एंड पोलैंड क्या करेंगे, एनहांस करेंगे कोऑपरेशंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी कैसे फोकस करने के लिए जो सप्लाई चेन रेजिलिएंट है उस पर फोकस करेंगे, और जो रिस्क है ट्रेड डिपेंडेंसीज के साथ जो एसोसिएटेड है उनको मिटिगेट करेंगे। इंडिया यूरोपियन कोऑपरेशन जो है इन अर्ली कंक्लूजन्स ऑफ इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशंस, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एटसेट्रा। टेररिज्म पे भी दोनों ने जो है चर्चा की है, कोऑपरेशंस करा है इन डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स एफिलिएटेड विद ग्रुप्स दैट आर लिस्टेड बाय UNSC 1267 सैंक्शंस कमिटी। अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जैसे साइबर सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब यूक्रेन के साथ देख लेते हैं हम रिश्ते अपने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते यूक्रेन को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1990। इस विजिट के कुछ की हाइलाइट्स है, प्रोस्पेक्ट देखते हैं। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि हम पार्टनरशिप्स को अपग्रेड करेंगे, राइट। बिस्म क्यूब्स, इंडिया ने यूक्रेन को भारत हेल्थ इनिशिएटिव दिया है फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब्स, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट दोनों के बीच में ये चल रहा है। बिस्म क्यूब्स क्या है, इनोवेटिव पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है जो कि रैपिड मेडिकल असिस्टेंस देंगे इमरजेंसी के दौरान। साइन हुए हैं कुछ एग्रीमेंट्स एग्रीकल्चर पे, उसके बाद आता है फूड इंडस्ट्री पे, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस पे, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन 2024 से 28 के बीच में ये साइन हुआ है। भाई ये रहा यूक्रेन।
सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो पीएम ने विजिट करा है इसकी कुछ सिग्निफिकेंस पे रोशनी डाली, ठीक है डालते हैं। मेंडिंग फेंसेस विद यूक्रेन, इंडिया का जो ट्रिप है टू यूक्रेन एम टू रिक्लेम लॉस्ट पोन्स विद यूक्रेन इन द पोस्ट सोवियत एरा। हमारा जो एक कहीं ना कहीं इनके साथ बॉन्ड खत्म हो चुका था, तो उसको दोबारा से क्या करने के लिए, पाने के लिए पीएम वहां पे विजिट करते हैं। एस्टेब्लिश इंडिया एज ग्लोबल मीडिएटर, इंडिया की जो पोजिशनिंग है एक पीस मेकर है, जो कि इसको एमिनेंट प्लेयर बनाता है ग्लोबल हाई टेबल पे, and aims to have influence beyond its South Asian neighborhood. Moreover, इंडिया की जो पीस मेकर रोल है is not just about resolving the Ukraine crisis, but इंडिया enhance करता है its global credibility compared to other emerging power जैसे कि चाइना। इंडिया हमेशा एक पीस मेकर की तरह ही काम करता है। शिफ्ट इन इंडियाज न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी शोकेस करता है शिफ्ट फ्रॉम मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस नॉन अलाइनमेंट फ्रॉम ऑल कंट्रीज टू एमिंग फॉर क्लोज टाइज विद ऑल द कंट्रीज। तो इंडिया कभी भी जैसे झगड़ा होता है, आपने देखा होगा वॉर होती है, इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ही अपनाता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि सारी कंट्रीज के साथ अच्छे से टाइज बना के रखे। इंडिया ने मेंटेन किया है दैट इट वाज नेवर न्यूट्रल बट ऑन साइड ऑफ पीस इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया ने, जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया तो इंडिया ने कहा कि भाई हम न्यूट्रल नहीं थे, बट हम पीस को प्रमोट कर रहे थे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स में। डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया विद इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, इट इज शोकेसिंग इंडियाज डेलिकेट एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन वेस्ट एंड रशिया ड्यूरिंग द ongoing war. India's largest Europe push. Earlier, India foreign relations with Europe have been focused on only Europe's 4 countries like Russia, Germany, France and Britain. India's quest for Europe's peace makes a large push towards Europe. Now, अगर हम बात करें क्या रोल इंडिया ने प्ले किया है रशिया यूक्रेन वॉर को मीडिएट करने में, कोऑपरेशंस किया है इंडिया ने इन अपहोल्डिंग यूएन चार्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। इंडिया ने इंश्योर किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इंडिया जो है उसने हमेशा से कोशिश की है कि वो अंडरस्कोर करे importance of uninterrupted and unhindered supply of agricultural products, development of innovative solutions, multi stakeholders के साथ इंडिया ने innovative solutions दिए हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है यूक्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। डिफेंस कोऑपरेशन से पहले तो इंडियाज का जो मिलिट्री हार्डवेयर है प्राइमरीली रशियन एंड यूक्रेन ओरिजिन का है, जो कि फेस करता है मेंटेनेंस चैलेंजेस रशिया जब यूक्रेन वॉर हुई थी उसकी वजह से। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, बायलेटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में $, 3.86 हुआ है 21 से 22 के बीच में। मेन आइटम जो देखे एक्सपोर्ट का यूक्रेन से इंडिया में जो आते हैं वो एग्रीकल्चरल आइटम्स है, कुछ मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक्स भी हम लेके आते हैं, पॉलीमर्स भी लेके आते हैं यूक्रेन से। प्री वॉर यूक्रेन एक सिग्निफिकेंट सोर्स था सनफ्लावर ऑयल का इंडिया के लिए वॉर से पहले, ठीक है। सनफ्लावर का जो ऑयल है वो हम कहाँ से लेके आते थे यूक्रेन में। फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स भी मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स थे, आर मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूक्रेन। तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, केमिकल्स, पोस्ट वॉर रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। इंडिया एंड यूक्रेन ने एग्री किया है एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटी को इंडियन कंपनीज बीइंग इन्वॉल्व इन यूक्रेन्स रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी, as it is expected to offer huge opportunities for India's strained labor market as well. Reformed multilateralism. Ukraine support reformed and expanded UNSC with India's permanent membership of UNSC to reflect global realities. Challenges भी हैं इन दोनों के relations में.
रशिया इंडिया रिलेशंस, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इंडिया की हिस्टोरिकल टाइज रही है रशिया के साथ, तो ये इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, complicates its ability to support Ukraine fully, leading to a delicate diplomatic balancing act. A decline in trade, there has been a significant reductions in the annual bilateral trade in goods 2022 के बीच में, क्योंकि जो झगड़ा हुआ था रशिया यूक्रेन का, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है यूक्रेन को वो भी ड्रॉप हो चुका है 22.8%, जबकि जो यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो भी यहाँ पे फुल हुआ नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। हिस्टोरिकल बैगेजेस अगर हम देखें तो यूक्रेन का जो क्रिटिसिज्म है, यूक्रेन ने क्रिटिसाइज किया है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट सप्लाई फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स को टू पाकिस्तान एंड कश्मीर पॉलिसी हैज आल्सो हिंडर्ड फुल लेवल एंगेजमेंट। कंक्लूजन अगर हम देखें तो इंडिया की जो इंडिया को ऐसे पोजीशन करना चाहिए एक प्रोएक्टिव मीडिएटर की तरह, कंसिस्टेंटली एडवोकेटिंग फॉर डायलॉग एंड पीसफुल रिजोल्यूशंस टू ब्रिंग conflicting parties to the negotiation table. Additionally, revitalizing trade relationship through improved ease of business, expanded market access in complementary areas, and harmonized standards and certification procedures will be crucial for long-term economic stability and cooperation. So ये कुछ हमने देखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरा डिप्लोमेसी के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन सही लग रही है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप